वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे ऑपरेटर्स की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स का एक टाइप है लॉजिकल ऑपरेटर्स। पहले हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को। लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाते हैं तो हम लॉजिक बेस्ड ही लगाते हैं कि अगर ऐसा इनपुट है तो ऐसा करना है, ऐसा इनपुट है तो ऐसा करना है। तो ये लॉजिक के हिसाब से ही आप कर रहे हैं ना कि कैसा इनपुट है उसको एनालाइज करना है। तो इसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो यूनिवर्सली सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं, एंड या और, उनको ही मिला के हम और ऑपरेटर्स भी बनाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं एंड एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कंडीशनिंग स्टेटमेंट में यूज होते हैं। तो कंडीशनिंग स्टेटमेंट कौन सी होती है पीएचपी में? दो टाइप की होती हैं। पहला इफ एल्स, दूसरा स्विच केस। तो इनको हम थोड़ा सा आगे के लिए बचा के रखते हैं। अभी हम वेर डंप वाला जो फंक्शन था उसी के थ्रू हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के आउटपुट को समझ लेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करना बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स लूंगा। ए में मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 5 एंड बी में मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 7, या इसमें मैं 0 डाल देता हूँ। तो सिंपली अगर आपको ऑपरेटर एंड ऑपरेटर आपको यूज करना है तो एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? एंड ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें दो इनपुट जाते हैं एंड अगर वो दोनों इनपुट 1 यानी कि हाई होंगे सिर्फ तभी उसका आउटपुट 1 आता है। अदरवाइज दोनों में से कोई सा भी एक 0 हुआ तो उसका आउटपुट 0 आएगा। एंड अगर दोनों ही इनपुट 0 हुए तो भी उसका आउटपुट 0 ही आएगा। तो एंड के केस में ऐसे होता है। एंड ऑपरेटर के केस में अगर 0 और 0 डालेंगे तो आउटपुट 0 आएगा। अगर 0 और 1 इनपुट डालेंगे तो भी आउटपुट 0 आएगा। 1 और 0 डालेंगे तो भी जो आउटपुट आएगा वो 0 ही आएगा। एंड सिर्फ एक ही केस में 1 आउटपुट आएगा जब दोनों के दोनों इनपुट्स ही हाई हों। ये होता है आपका एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों में से कोई सा भी एक 1 हो जाए तो आउटपुट 1 आ जाता है। तो इसको भी हम फिर से समझ लेते हैं। और ऑपरेटर अगर 0 और 0 इनपुट है तो आउटपुट आएगा 0, 0 1 पे इसका आउटपुट आएगा 1, 1 और 0 पर भी इसका आउटपुट आएगा 1 एंड 1 और 1 पर भी इसका आउटपुट आएगा 1। अब 1 और 0 का मतलब आप समझिए। और ऑपरेटर एक किसी कंडीशन पे लगेगा। जैसे कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, मान लीजिए ए बी और एक और ले लीजिए सी का। सी को मैं डाल रहा हूँ 6। तो अब इसका एग्जांपल आप समझिए। वॉर डंप के अंदर मैं लिख रहा हूँ $A अगर वेरिएबल बी से छोटा है एंड $B $C से छोटा है। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। फॉल्स। अब इसको समझिए। पहले वाला जो स्टेटमेंट था, अब जो एंड के एक लेफ्ट में लिखा हुआ है और एक राइट में लिखा हुआ है, तो यही आपके 0 और 1 बनेंगे। 0 1 जो मैंने यहाँ दो चीजें लिखी हैं, दो इनपुट, तो इसके दो इनपुट एंड के इनपुट ऐसे दिए जाते हैं, एक लेफ्ट में लिखेंगे उसके, एक राइट पे लिखेंगे। सेम ऐसे ही और के भी होगा। एंड ऑपरेटर के लिए सिंपली एंड आपको लिखना है, या फिर आप इसको एम्परसेंड यानी एंड का दो बार साइन लगाएंगे तो भी एंड ही उसका मतलब होगा। तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो अब हम 0 1 इज इक्वल टू 0 लिख रहे थे, तो इनके बीच में बाय डिफॉल्ट ऐसे एंड लगा हुआ था सब में, एंड नीचे वालों में ऐसे यहाँ पर और लगा हुआ था। 0 और 1 में 1 आएगा, ये है। ठीक है। तो अब वेर डंप का हम समझते हैं मतलब क्या हुआ। जो पहला स्टेटमेंट था ए बी से छोटा है या नहीं, तो क्या ये ट्रू निकला? नहीं।
आप इनको तोड़ तोड़ के देख लीजिए ना। वॉर डंप सिर्फ इसका एंड इसका, अब मैं इसको प्रिंट करता हूं। तो अब आप देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है लाइन नंबर 13, उसका आउटपुट है फॉल्स। जो 14 यानी लाइन नंबर 2 है हमारी आउटपुट वाली स्टेटमेंट, उसका आउटपुट है ट्रू। तो एक आपने फॉल्स दिया और एक आपने ट्रू दिया, किसके अंदर दिया? एंड गेट के अंदर। इसको गेट भी कहते हैं क्योंकि ये बूलियन अलजेब्रा जो सर्किट लॉजिक होता है आपका, जो आपके जितने भी सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट या स्विचेस, उसमें गेट इनको बोलते हैं। तो ये बूलियन अलजेब्रा का ही पार्ट है सारा का सारा, सब कुछ ट्रू फॉल्स में चल रहा है। क्योंकि हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग की, तो सब कुछ ही इसमें बूलियन ही पे ही चलता है, या 0 या 1, हाई या लो। तो ये हमने एंड को दो इनपुट दिए, पहला इनपुट आपका गया फॉल्स, क्योंकि इस स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आया वो फॉल्स आ गया, एंड इस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आया? ट्रू। तो एंड गेट में पहला फॉल्स और सेकंड वाला ट्रू, तो इस केस में आउटपुट क्या आना चाहिए था? पहला फॉल्स एंड दूसरा ट्रू। तो ये हुआ लाइन नंबर 6 का मैच, तो आंसर क्या आना था? 0, तो 0 आ गया, थर्ड वाला आपका आ गया। यहां मैं लिख देता हूं echo रिजल्ट आपने फॉल्स दिया, ट्रू इनपुट दिया एंड आंसर आया फॉल्स। मान लीजिए ये कंडीशन 1 जो है आपकी, ये भी ट्रू हो जाती, तो ये कब होती? जब a एक्चुअल में b से छोटा होता। b 0 है तो a को हम -5 बना देते हैं। अब देखिए दोनों ट्रू हुआ, तो दोनों ट्रू में हमने एंड पे डाला, तो आंसर फिर से ट्रू आ गया। ये है आपका एंड गेट। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब भी हम इफ एल्स वगैरह सीखेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट, स्विच केस, तब आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। सो ये आपके पहला इनपुट, ये बना आपका दूसरा इनपुट। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आप कर्ली ब्रेसेस लगा लीजिए क्योंकि ये कंडीशन है। आप इसको एक पार्ट समझिए एंड इसको एक पार्ट समझिए। तो PHP में ये भी वैलिड है, आपको जब कुछ भी आपस में एनक्लोज करना है तो आप कर सकते हैं। तो आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई भी यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था, तो किसी भी ऑपरेशन को आप ऐसे राउंड ब्रैकेट्स में बंद कर सकते हैं। तो आपने दो चीजों का एंड किया। अब सेम चीज हम और में करते हैं। और में आप आउटपुट देखेंगे कि यार देखो, एंड वाला जो पहला केस था उसमें हमारा ये मैच हुआ था। जब हमने इसको -5 बना दिया तब हमारा मैच हुआ लाइन नंबर 8 का। अब लाइन नंबर 8 जो है वो लाइन नंबर 12 के एग्जैक्टली सेम नहीं है क्या? तो जब एंड में आपका आउटपुट 1 आया तो और में भी आपका आउटपुट 1 आएगा। तो इसके लिए हम वापस इसको +5 बना देते हैं और को टेस्ट करने के लिए। अब आप देखिए, फॉल्स और ट्रू इनपुट देने के बाद भी ये ट्रू इनपुट देता है। और ये चार कंडीशंस आपको हमेशा याद होनी चाहिए और एंड को यूज करने के लिए, कि कब एंड ट्रू देगा, कब और ट्रू देगा, एंड कब ये दोनों फॉल्स देंगे। तो ये हुए आपके दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स। और गेट को आपको यूज करना है तो आप ऐसे भी यूज करते हैं। ये दो पाइप हैं जो आपके एंटर बटन के ऊपर की तरफ होंगे कीबोर्ड में, या फिर बैक स्पेस के नीचे की साइड आप देखेंगे तो आपको ये दो पाइप्स दिखेंगे। तो आपको सेम पाइप को 2 बार प्रेस करना है, तब जाके आपका और ऑपरेटर यूज होगा। आप इसको रीलोड करेंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं है। ये उसका सिंबल वाला वर्जन है एंड ये उसका लिखा हुआ वर्जन है। एंड और आप लिख भी सकते हैं या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं एंड गेट मैंने लगाया फॉल्स और ट्रू में, तो आंसर आया फॉल्स। अब आपका एक और ऑपरेटर है, उसका नाम है XOR, XOR। ये काफी स्पेशल है एंड बहुत कमाल की चीज है। अब कमाल की चीज क्यों है? क्योंकि XOR ना तो और के जैसा है ना ही एंड के जैसा है। कुछ लोग स्टार्टिंग में इसको समझ लेते हैं कि यार ये तो और के जैसा ही तो है, या फिर और का उल्टा होगा या फिर एंड का उल्टा होगा। नहीं, ये दोनों का मिक्स है। इसका जब आप इनपुट और आउटपुट का टेबल समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ये कब आउटपुट देता है। XOR के लिए हम पहले इसका टेबल समझते हैं कि कैसे और कब आउटपुट क्या आने वाला है XOR ऑपरेटर के लिए। तो XOR ऑपरेटर में वही चार सेम तरीके से इनपुट और आउटपुट होंगे, 0 और 1 जाएगा,
फिर 1 और 0। भाई मैं इसमें 4 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 2 इनपुट है, 2 इनपुट में मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 4 ही बनती हैं। तो इसलिए देखिए 2 इनपुट है तो टोटल जो पॉसिबिलिटी आपकी इनपुट की बनेगी, जो वेरिएशन बनेंगे वो टोटल 4 ही बन सकते हैं मैक्सिमम, इसलिए हम इनको 4 बना रहे हैं। अगर आपके 3 होते, टोटल इनपुट 3 हो जाते, तो जो टोटल वेरिएशन बनते उनके 8 बनते। तो ये आपका जोर, जोर में अगर आप 0 और 0 डालेंगे तो आउटपुट आपका आएगा 0। ये देखिए किससे मैच कर रहा है, बाकी दोनों से, एंड से भी और से भी। सेकंड वाला 0 और 1 डालेंगे तो आपका आउटपुट आएगा 1। तो ये किससे मैच कर रहा है, और से, राइट। 1 और 0 डालेंगे तब भी आपका आउटपुट आएगा 1। तो ये किससे मैच किया, और से। 1 और 1 जब आपका इनपुट आएगा तब एंड और दोनों का 1 था, बट जोर के केस में आउटपुट आता है 0। है ना इंटरेस्टिंग, ना तो ये एंड जैसा है ना ये और जैसा है, ये एकदम यूनिक है। तो कुल मिला के स्टार्टिंग के जो 3 है वो सेम और के जैसे फंक्शन कर रहे हैं, बस दोनों अगर 1 हो गए तो जोर का जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा, सॉरी जोर का जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। इसको अगर आपको याद करना है तो याद करने का एक और तरीका है, अगर ऑड नंबर के टाइम्स 1 आ रहा है तो आंसर 1 होगा, अदरवाइज 0। इसको आप ध्यान से समझिए। ऑड नंबर का मतलब है 1 बार, 3 बार, 5 बार, इस तरीके से अगर 1 आपको आ रहा है इनपुट में तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0। तो फर्स्ट केस में 0 था, मतलब 1 तो एक भी बार नहीं आया ना, तो आंसर 0। सेकंड केस में 1 एक बार आया, आंसर आ गया आपका 1। थर्ड केस में भी 1 एक बार आया, आंसर आ गया आपका 1। फोर्थ केस में 1 आपका आया 2 बार, जो कि इवन टाइम्स हो गया। तो इवन टाइम्स अगर 1 आया तो आउटपुट आपका हो गया 0। ये इसका तरीका है जैसे मैंने इसको याद करा था स्टार्टिंग में। तो ये आपका जोर ऑपरेटर। अब जोर के आप थोड़े रिजल्ट्स देखिए। फॉल्स और ट्रू के इनपुट पे आंसर क्या आया, ट्रू। दोनों को ट्रू बना के देखते थे। दोनों ट्रू कब हुई थी, जब हमने यहाँ पे -5 कर दिया था। अब आपकी ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये दोनों ट्रू हो गए। अब जोर का आउटपुट देखिए, ट्रू, ट्रू, बट जो रिजल्ट आया जोर के बाद वो आया फॉल्स। तो ये आपका जोर ऑपरेटर। ये आपके हुए टोटल 3 ऑपरेटर हो गए, एंड ऑब्वियसली 5 हो गए वैसे तो, क्योंकि हम एंड और को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम एक लास्ट ऑपरेटर की बात करते हैं जो है नॉट। हमने नॉट को इक्वल टू के साथ यूज करा था, जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर में हमने नॉट इक्वल टू या नॉट लगाया था ना, डबल इक्वल टू के साथ भी लगाया था और सिंगल इक्वल टू के साथ भी। तो सेम ऐसे ही जब अगर हमें नॉट लिखना होगा तो हम सिंपली यहाँ पे NOT तो नहीं लिख सकते, बट हाँ हम यहाँ पर ये नॉट लगा सकते हैं, नॉट, नॉट। अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ और। अब आप देखिए क्या आंसर आता है और क्या हमने प्रिडिक्ट किया था। आपका इनपुट जो पहला इनपुट था वो था ट्रू, बट नॉट ने क्या किया, पहले इनपुट को ट्रू की जगह फॉल्स बना दिया। सेकेंड वाला जो आपका इनपुट था उसका आंसर भी ट्रू था, बट ट्रू का यहाँ पे जैसे ये लगा हमारा, ये बन गया फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स के बाद आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि और में फर्स्ट कंडीशन आप देखिए 0 0 पे 0 आता है। यही मैं अगर इसमें नहीं लगाऊं नॉट। अब आप इसको समझिए, पहला इनपुट आपका एक्चुअल में जो इनपुट है ये वाला, इसका आंसर आया, इसको मैं ढंग से लिख देता हूं। आपका कंडीशन क्या बन रहा है, नॉट, और जो पहला आपका इनपुट था वो क्या था, ट्रू। तो मैंने यहां लिख दिया ट्रू। अब आगे आपने लिखा और, एंड इसका जो सेकंड वाला आउटपुट है इसका आंसर भी आपका ट्रू है, आप देख ही रहे हैं यहां पर। तो ये आपने किया नॉट ऑफ ट्रू और ट्रू। तो ये सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो ये बना फॉल्स और ट्रू। नॉट का मतलब है कि जो भी है उसका उल्टा कर दो भाई। तो फॉल्स और ट्रू का आंसर क्या आ गया, इज इक्वल टू फॉल्स, सॉरी ट्रू। अब की बार तो ट्रू आएगा ना, ये मैंने रिलोड किया है तो यहां पर ट्रू हो गया। तो ये हो गया आपका नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर भी इंटरेस्टिंग है। एंड अब आप देखिए इसको इंटीजर के साथ हम यूज करते हैं थोड़ा सा। इस पेज को मैं यहीं छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट पेज में हम चेंजेस करते हैं। h.php
अब मैं a लिख रहा हूँ एंड 10 वैल्यू डाल रहा हूँ और मैं एको कर रहा हूँ नॉट ऑफ $a। आंसर देखिए क्या आता है, कुछ भी नहीं। अब ये सेम चीज मैं वॉर डंप कर देता हूँ। देखिए वॉर डंप एक जो जैसे तरीका है, सेम ऐसे ही वॉर एक्सपोर्ट करके भी एक तरीका है। आंसर अब देखिए आपका क्या आ गया। नॉट ऑपरेटर में आपने कुछ भी डाला, उसका वैल्यू क्या निकला, नेगेटिव हो गया ना। अब जो ये 10 है, इसको 10 को हमेशा हाई की तरह पढ़ा जाएगा। हाई का मतलब है कि ये पॉजिटिव है, 10 इज पॉजिटिव फॉर दिस कंप्यूटर, क्योंकि ये जीरो नहीं है। एंड पॉजिटिव का आपने नॉट किया तो आंसर आ गया आपका बुलियन में फॉल्स। तो इनपुट आपका कुछ भी हो जाए, यहां पर यही चीज मैं अगर स्ट्रिंग में देता तो भी आपका, अब आंसर देख रहे हैं फॉल्स ही आ रहा है। यही चीज अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग में 0 दे देता, अब आपका आंसर हो गया ट्रू। क्यों? क्योंकि जो कंपैरिजन हुआ, जो कंप्यूटर ने समझा, इसको पीएचपी ने पढ़ा, वो ये पढ़ा कि भाई ए की वैल्यू क्या थी पहले, 10 थी। ठीक है, 10 का मतलब है कि 0 है नहीं है, तो मतलब ये ट्रू हो गया। ट्रू का आपने इसको नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव कर दिया तो फॉल्स हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया फॉल्स। अब इस बार इस वाले केस में एक और वेरिएबल ले लेते हैं यार, वेरिएबल कम थोड़ी है। 0 एंड अब मैं फिर से वैडम कर रहा हूं आर का। अब की बार थर्ड वाले केस में जो लाइन नंबर 3 है, उसमें कंपाइलर ने पढ़ा कि भाई आर 0 है, इसका मतलब हो गया फॉल्स है। पहले से फॉल्स को आपने नॉट करके ट्रू बना दिया, तो आंसर आपका यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। यही चीज अगर आप इंटीजर होती, आर इंटीजर होता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यही चीज अगर आप इसको -1 लिख देते हैं, -1, अब आप आंसर देखिए फॉल्स हो गया। कैसे? क्योंकि -1 0 नहीं है ना, तो जो भी चीज 0 नहीं है वो ट्रू है। ट्रू का आपने नॉट कर दिया तो वही आंसर फॉल्स हो गया। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 0 के अलावा हर एक चीज ट्रू मानी जाएगी कंप्यूटर के लिए, यानी पीएचपी के लिए 0 के अलावा हर एक चीज ट्रू है। अब हमने बात अभी तक दो चीजों की करी, ट्रू और फॉल्स की। एक और स्पेशल चीज थी, मैं उस टाइम आपको बताना भूल गया। 3 हमने बोले थे कि ये 3 स्पेशल डेटा टाइप्स हैं। तो जब हमने ट्रू एंड फॉल्स हमने यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, तो एक और चीज भी है जो होती है नल, NULL, नल। नल बहुत ही खास चीज है। नल और फॉल्स दिखने में सेम है, बट वो सेम है नहीं। तो पहला काम तो हम इसको आर को डंप करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। इसका डेटा टाइप ही नल है, इस बार बुलियन फॉल्स नहीं आया है या बुलियन ट्रू नहीं आया। जैसे बुलियन एक डेटा टाइप है, ऐसी नल एक डेटा टाइप है। अब नल का मतलब क्या है? नल का मतलब है कुछ नहीं, ब्लैंक। नल के अलावा सब चीज का मतलब है कि कुछ है। बुलियन में फॉल्स है तो वो बुलियन में कुछ है। नल का मतलब है कि नॉन एग्जिस्टेंट है, कुछ नहीं है उसकी जगह। तो आप ये सोचिए कि कुछ नहीं होने को भी हम कुछ बना के इसमें लिख रहे हैं कि ये भाई कुछ नहीं है। इसको बता रहे हैं कि नल से कि आर की वैल्यू कुछ नहीं है। अब इसको आप नॉट भी क्या कर देंगे तो आंसर देखिए ट्रू बन जाएगा। तो मैंने बताया था कि नल और फॉल्स बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, बट ये एक्चुअली सेम नहीं होते हैं। ये डिफरेंस है। मैं इसको फिर से यहाँ आर कर रहा हूँ। अब एक और हम इसमें चेंज देखते हैं। मैं यहाँ पर इसको नॉर्मल फॉल्स लिख रहा हूँ एंड ये हटा रहा हूँ। अब एक प्रिंट हुआ है बुलियन ऑफ फॉल्स और एक प्रिंट हुआ है नल। हालांकि दोनों का ही आप अगर नॉट करेंगे तो आंसर आपको दोनों का ट्रू मिलने वाला है, बुलियन ट्रू बुलियन ट्रू। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम हो गए, नहीं, बस दोनों के डेटा टाइप अलग अलग हैं, बट नॉट ने उनको सेम बना दिया। तो इनके बस डेटा टाइप्स में डिफरेंस है एंड नॉट करके आप इनका जो डिफरेंस है वो बता सकते हैं। दूसरा एक और काम भी आप कर सकते हैं जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, वर्ड डम्प में अगर आप ट्रिपल इक्वल टू यूज करेंगे तो आपको इनमें टाइप में डिफरेंस पता चल जाएगा ना।
तो हम इसको ए ट्रिपल इक्वल टू के साथ ट्रिपल ये $r लिखेंगे। अब आप आंसर देखिए, फॉल्स आया है। तो इसका मतलब ए और आर चाहे दिखने में, अगर आप एको करेंगे इनको, एको $a एंड आर, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा एक्स्ट्रा। अगर मैं इन 3 लाइन को हटा दूं तो आपको दिखने में तो ये लग रहा है ना कि दोनों ब्लैंक है, बट इस लाइन से, लाइन नंबर 7 से आपका सारा का सारा डिफरेंस पता चल जाएगा कि भाई ये दोनों सेम नहीं थे। ए और आर दिखने में भले ही सेम हो, बट वो एक का टाइप बूलियन है, एक का टाइप है नल। एंड नल डेटा टाइप में उसकी वैल्यू हमेशा नल ही होती है, और कुछ नहीं लिख सकते आप। तो दैट्स इट। ये है फॉल्स और नल का डिफरेंस। ये नल बहुत स्पेशल है, तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस की। स्ट्रिंग ऑपरेशंस बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हम ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो सबसे सिंपल काम, हम आप यहाँ लेंगे एक्स में लिखेंगे हेलो, स्पेस दे दिया मैंने। वाई में हम लिखेंगे हाउ आर यू। एंड अब इसको एक्स और वाई को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम पहले ही हम कॉन्केटिनेशन यूज कर चुके हैं। मैं यहाँ पर z ले रहा हूँ एंड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x डॉट वाई, एंड अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये दोनों ज्वाइन हो गया। तो ज्वाइन के लिए ये जो डॉट है, इसको स्ट्रिंग का ऑपरेटर माना जाता है। माना क्या जाता है मतलब है ही, स्ट्रिंग का ऑपरेटर है, कॉन्केटिनेट करता है। कॉन्केटिनेशन मतलब जोड़ना। अब यही चीज जैसे हमने प्लस इक्वल टू करी थी, याद है जब हम x प्लस वाई की जगह x प्लस इक्वल टू वाई लिख रहे थे, तो सेम ऐसे ही इसमें भी कर सकते हैं। अगर मैं यही काम लाइन नंबर 11 की जगह मैं ये लिखूं डॉट इक्वल टू $y, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x के अंदर इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू x के साथ y जोड़ दो। एंड अब मैं अगर x को प्रिंट करता हूं तो भी आपका सेम आउटपुट रहने वाला है। तो अब की बार x की वैल्यू ही चेंज हुई है, पहले हम z के अंदर उसको डाल रहे थे। तो ये है आपका कॉन्केटिनेशन के साथ असाइनमेंट भी हो रहा है। इस बार x में वो वैल्यू जा रही है। पहले असाइनमेंट इक्वल टू ऑपरेटर से हो रहा था लाइन नंबर 11 में, अब की बार कॉन्केटिनेशन एंड असाइनमेंट, ये दोनों ऑपरेशन साथ हो रहे हैं। तो ये आपके कुछ ऑपरेटर्स। आगे हम और ऑपरेटर्स एक दो और पढ़ेंगे, तो डोंट वरी अबाउट देम। वो जैसे जैसे जरूरत होगी हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, तो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। अब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करने वाले हैं इन सब चीज़ों की। तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपको उनका सॉल्यूशन लिखना है, यानी एक कोड का सैंपल लिखना है जो कि उसका उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन जैसे आप मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स, तो आपको 2 नंबर्स का सम फाइंड करना है यानी टोटल, एंड उसको प्रिंट करना है। तो उसको प्रिंट करने के लिए आपका एक सैंपल प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूँ कैसा हो सकता है। सेव करते हैं, प्रैक्टिस सम ऑफ, मुझे बस यहाँ पर ये पूरा लिखना पड़ेगा, सम ऑफ 2 नंबर्स। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स, ये है मेरा क्वेश्चन। अब बाय डिफॉल्ट इसमें आप एक चीज ऐड कर सकते हैं कि राइट अ प्रोग्राम इन PHP। मैं कोई और लैंग्वेज के आपके आंसर्स चेक नहीं करूंगा, तो PHP का ही कोड होना चाहिए जो आप मेरे को सबमिट करेंगे, नॉट एनी अदर लैंग्वेज, सी या जावा या कुछ भी और मजाक नहीं चलेगा। तो 2 नंबर्स सबसे पहले हमें चाहिए होंगे इनपुट। तो इनपुट ना लेके अभी के लिए हम सिंपली ऐसे A या B 2 नंबर ले लेंगे। आपकी जो कोड की पहली 2 लाइनें होनी चाहिए वो ये ही होनी चाहिए कि आपने 2 नंबर्स लिए हैं। लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 ये बता रहे हैं कि आपने ये इनपुट में 2 नंबर्स लिए हैं। एंड जैसे ही आपने इनपुट ले लिया, तो यहाँ पर आप एक कमेंट लिखेंगे
इनपुट एंड्स, सो दैट मुझे पता चल जाए कि अब यहां तक आपने इनपुट ले लिया है, नीचे आपका एक्चुअल प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो इस ही फॉर्मेट में आपको मार्किंग मिलेगी एंड मोस्ट प्रोबेबली जो आपका मार्किंग स्कीम होगा इस बार ऑटोमेटिक होगा, मैन्युअली मैं चेक नहीं करूंगा। तो ये जो आपके इनपुट्स हैं ये मेरी स्क्रिप्ट इनकी वैल्यूज चेंज कर देंगी एंड इस लाइन के जस्ट बाद वाली चीज रन करी जाएगी। रन करने पर अगर सही आंसर आ गया तो आपके फुल मार्क्स हैं, अदरवाइज यू लूज मार्क्स। एंड ये सारा ऑटोमेटिक होने वाला है, तो मेक श्योर आप स्ट्रिक्टली ये फॉर्मेट फॉलो करें। लाइन नंबर 2 कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। लाइन नंबर 2 के बाद जितनी भी लाइंस हैं, जब तक ये लाइन नहीं मिलती मुझे तब तक सारे के सारे इनपुट ही माने जाएंगे, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस या एक्स्ट्रा लाइंस मत छोड़ना प्लीज। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। लाइन नंबर 3 से आपके इनपुट शुरू हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 3 नंबर्स होते तो आप यहाँ पर 3 लिख देते सी, एंड उसके बाद लाइन नंबर 6 पे आता इनपुट एंड्स। तो जैसे ये लाइन आएगी उसके बाद से आपका प्रोग्राम शुरू होगा। अब प्रोग्राम आपका क्या है, सिंपल, आपको 3 नंबर्स का सम फाइंड करना है ना, तो आप सीधा प्रिंट कर सकते हैं को सम ऑफ ए एंड इज कॉन्केटिनेट किया एंड यहाँ पर मैंने ए बी और सी का सम प्रिंट करा दिया। आ गया आंसर। यही मैं -4 कर दूं इसको तो आपका आंसर आ गया 44। ये हो गया आपका प्रोग्राम खत्म। अब ये तो मैंने बहुत शॉर्टकट लिखा है, जरूरी नहीं कि आप ऐसा लिखें। आप अच्छा बनाने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं सम इज इक्वल टू ये चीज एंड यहाँ पर लिख सकते हैं सम, सेम आउटपुट, बस करने का तरीका अलग। तो ये आपका सिंपलेस्ट एक प्रोग्राम हुआ है, सिंपलेस्ट, इससे सिंपल कोई प्रोग्राम नहीं होता। बट जो आपको असाइनमेंट में मिलेंगे वो थोड़े से टफ होंगे। तो एक और सैंपल लेते हैं कि मैं कैसे कैसे प्रोग्राम आपको दे सकता हूँ। तो 2-3 वो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद बाकी 2-3 आप खुद करेंगे एंड यही हम आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हम फंक्शंस और क्लासेस पे नहीं आते हैं। उसके बाद आपको फंक्शंस वगैरह बनाने पड़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, वो सब अभी आगे है। तो ये आपका एक सैंपल प्रोग्राम एक हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। अगला प्रोग्राम हम बनाते हैं, लेट्स से कि हमारे पास इस बार इनपुट में जो टेम्परेचर दिया है किसी ने सेल्सियस में एंड हमें उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो उसके लिए एक प्रोग्राम लिख लेते हैं c2f.php। तो भाई आपका टास्क क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट। ये है आपका प्रॉब्लम ये है आपका। अब आपको इसका सॉल्यूशन बनाना है। तो भाई सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप गूगल करेंगे तो ही पता चल जाएगा। तो पहले तो आपको इनपुट में लेना पड़ेगा, लेट्स से सी में मैं वैल्यू ले रहा हूँ, आपने इनपुट में डाल दिया 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सिर्फ एक इंटीजर टाइप आपने लिया इनपुट, डिग्री सेल्सियस मैं खुद लगा लूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा इनपुट एंड्स। अब यहाँ से मेरा प्रोग्राम शुरू। अब मुझे पता है कि फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 टाइम्स सेल्सियस एंड डिवाइड करना होता है उसको 5 से एंड उसमें 32 ऐड करना होता है। तो ये कुछ इस टाइप का फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। मैं इको कर दूंगा $f। उससे पहले मैं एक और चीज लिखूंगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस
$C एंड यहाँ मैं लिखूंगा dig C, मैं ब्रेक दूंगा एंड नेक्स्ट लाइन में मैं फिर से ये चीज रिपीट कर दूंगा। इस बार मैं दे रहा हूँ फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट एंड इस बार यहाँ आएगा F। तो इसको करते हैं क्लिक। अब देखिए आप, ये जो मैं NDEG लिखा था ये डिग्री के लिए था, ये हम HTML में बात कर चुके हैं, तो आप सरप्राइज मत होइएगा। अगर सरप्राइज हो रहे हैं तो प्लीज फिर से जाके आप वीडियोस देखिए, क्योंकि हम इन एंटिटीज की बात कर चुके हैं। ये है 32 डिग्री सेल्सियस में हमें इनपुट मिला था, 89.6 इसका आउटपुट आया है। तो ये सिंपल सा एक बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था। कभी भी आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में अगर आपको कंफ्यूजन हो कि यार मैंने फॉर्मूला सही लगाया या नहीं लगाया, तो हमेशा एक इनपुट पे आप चेक कर लेना -40। अगर -40 पे आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम आ रहे हैं तो आपका फॉर्मूला एकदम सही है। ये ऐसे मैंने रट्टा मारा था, आप भी मारना चाहें तो मार सकते हैं। -40 पे C और F हमेशा मिलते हैं। ये क्लास 9-10th की बात है, तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये मेरा तरीका था कि भाई हाँ ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। इस तरीके से आपने कन्वर्ट कर दिया एंड आउटपुट देखिए एकदम साफ सुथरा आउटपुट है। एक चीज जो मुझे अजीब लग रही है वो ये है कि ये 40 के बाद ही सीधा डिग्री आना चाहिए था, स्पेस नहीं आ रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। देखिए F वाली सेकंड वाली लाइन से तो हट गया ना स्पेस, एंड ये आपका सेल्सियस वाली लाइन से भी हट जाएगा। अब एकदम परफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा, राइट? तो ये आपका हो गया प्रोग्राम नंबर 2, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। एक चीज जो इसमें सीखने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप PHP में जो वर्जन 7 है आप ऐसे लिख सकते हैं वेरिएबल्स को एको के अंदर ही, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट इससे डिफरेंस ये आएगा कि अब आप ये कर सकते हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले अगर आप वो चीज करते बिना इसके तो भाई एरर के लिए रेडी रहे, एरर नहीं आया। बट अगर ये आप हटा दें, एंड था तो उसको पता चल गया कि भाई एंड से तो कोई स्टार्ट नहीं होता ना, एंड से तो कोई मतलब किसी भी वेरिएबल के नाम में तो एंड आता नहीं, तो इसलिए उसने सोचा कि अब ये वेरिएबल C खत्म हो गया है। बट यही चीज आपको सिर्फ DEG लिखनी पड़ती, या फिर सीधा सीधा खाली ये लिखना होता सेल्सियस। अब आप देखिए एरर आ रहा है क्योंकि C सेल्सियस नाम के करके कोई चीज ही नहीं है, तो गड़बड़ हो गई ना। तो इसके लिए आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं एको के अंदर, तो ये सेफ है कि नहीं। ये चीज इसी टाइम पे आपको बतानी जरूरी थी, अदरवाइज आप समझते नहीं। तो ये एक परफेक्ट तरीका है सेफली इन चीजों को यूज करने का, यानी वेरिएबल्स को अगर आपको एको के अंदर यूज करना है एंड आप नहीं चाहते कि भाई कुछ एरर आए या कुछ, जहां पे देखिए स्पेस है वहां तो अपने आप ही वो ले लेगा, स्पेस के बाद तो वो समझ जाएगा कि भाई अब अगला टेक्स्ट है और यहाँ तक वेरिएबल खत्म। बट कई बार हमें स्पेस नहीं चाहिए होता ना, जैसे इस कंडीशन में नहीं चाहिए था, तो इसलिए हमने इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया पूरे के पूरे वेरिएबल नेम को ही। अगर आपको ये करने में ज्यादा आसानी थी तो भाई परफेक्ट है, फिर तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए $C एंड फिर से आप ये डॉट लगा दीजिए। अब हमने 3 चीजें चिपका दी एंड सेम आउटपुट आ रहा है। तो ये आपका प्रोग्राम नंबर 2। बाकी अब आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे आपको खुद को करने के लिए, एंड आई होप आप सभी एक जैसे फॉर्मेट में उसको लिख दें एंड एक सिंगल फाइल में ही आप उसको अपलोड कर दें। सिंगल फाइल मतलब एक सिंगल TXT फाइल के अंदर ही आप प्रोग्राम नंबर 1 लिखें, ऐसे पूरा लाइन नंबर 1 से लेके 9 तक। उसके बाद 8 टाइम्स यानी पूरे 8 बार माइनस का साइन यूज करें, 4 और 4 8 माइनस का साइन। उसके बाद एक लाइन छोड़ें एंड लाइन नंबर 13 से मैं फिर से दूसरा प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। तो आप फॉर्मेट समझ गए होंगे। ये आपका प्रोग्राम नंबर 1 है। अगर असाइनमेंट में आपको 2 प्रोग्राम्स मिल रहे हैं तो आपको ऐसे सबमिट करना है। तो उस प्रोग्राम को जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़ी आपने,
उसके बाद 8 नेगेटिव यानी माइनस वाला साइन लगाया आपने, हाइफन्स, उसके बाद फिर से एक लाइन खुली छोड़ी एंड उसके बाद आपने फिर से नया प्रोग्राम शुरू कर दिया। यहाँ पे जो भी होगा, राइट ए प्रोग्राम टू, जो भी। एंड आई प्रेफर आप लोग चीटिंग ना करें, तो मतलब गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा, बट फिर आपके सीखने का फायदा क्या हुआ? ये चीज़ें वन ऑफ द मोस्ट बेसिक चीज़ें हैं। एंड ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो ये जो प्रोग्राम्स के जो क्वेश्चंस हैं, ये भी मैंने क्लास 11th की बुक से लिए हैं, टेक्स्ट बुक से, जो हमें पढ़ाई गई थी। तो इसमें कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है, बस ये कि भाई आपको प्रैक्टिस करके चीज़ें क्लियर हो जाएं एंड कब उनको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि प्रैक्टिस की बिना आप कितना भी मेरी वीडियोस देख लें, आपको नहीं समझ आने वाला है। प्रैक्टिस करेंगे जब आप खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे, तभी आपको वो चीज़ करने में मज़ा भी आएगा और सीखना भी हो जाएगा। अदरवाइज आप भूल जाएंगे, आज एक ही कल भूल जाएंगे। सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसीलिए आपको ये असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, यू वोंट बिलीव, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ भी रैंडम पीडीएफ या कुछ टीएक्सटी फाइल अपलोड कर दिया है, कुछ भी रैंडम, लाइक मैं आपको एग्जांपल भी नहीं दे सकता कि कितना रैंडम चीज़ें कुछ भी लोगों ने पीडीएफ में डाला और उसको अपलोड कर दिया जस्ट सो दैट उनकी नेक्स्ट वीडियोस अनलॉक हो जाए। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आपका खुद का ही लॉस है। आप वो वीडियोस देख भी लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो करी नहीं ना। तो ये असाइनमेंट्स जो लोग सबमिट कर रहे हैं, उनकी मेहनत साफ दिखाई देती है। एंड कुछ ऐसे नाम से मेरे को याद हो गए जो रिपीटेडली असाइनमेंट्स के अंदर पीडीएफ में कुछ भी रैंडम चीज़, फोटो किसी भी चीज़ की डाल के एंड अपलोड कर देते हैं सो दैट उनकी आगे की वीडियोस अनलॉक हो जाएं। मुझे वो नाम भी याद है। तो इट्स ऑफ नो यूज़, ये आपका खुद का ही लॉस है। बाकी आपकी मर्जी है, आपने पैसे दिए हैं, आप देखिए जैसे भी जिसको वसूल करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।